अच्छा गाइज़, मैंने आप लोगों के साथ कल एक कहानी शेयर की थी, जो कहानी आबिद साहब की कहानी थी। अजीब बात ये है कि इनकी ये जो कहानी है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। इन्होंने एक और कहानी है, जो मुझे एक दूसरी ईमेल के ज़रिए शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम आबिद भाई की इस दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो उस वीडियो टेप को लाजमी लाइक कर दें। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे मेरी उम्र में भी इजाफा हो रहा था और देखते ही देखते हमारी वो मुलाजमा जिसके बारे में मैंने आप लोगों से एक कहानी शेयर की थी, वो हमारे घर को छोड़ के अल्लाह जाने कहाँ जा चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब हम बड़े हुए, हमारे बड़े होने के बाद जब हमारी शादियाँ हुई, तो हमारी शादी के बाद हमारी अम्मी और अब्बू का भी इंतकाल हो गया। वही बड़ा घर, वही बड़ा बंगला हमारे विरासत में हमें मिला और हमने उसी बंगले के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब इस बंगले के अंदर मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रहा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी 2-4 साल पहले दिसंबर में जबकि शदीद बारिश हो रही थी, मैं इत्तफाक से इस बंगले के अंदर अकेला मौजूद था। जबकि जो मेरी वाइफ है और जो मेरे बच्चे हैं, वो अपने मामू के घर गए हुए थे। मेरी आदत है कि जब मैं घर के अंदर अकेला होता हूँ तो लाइट म्यूज़िक या हल्की आवाज़ में गाने वगैरह लगा दिया करता हूँ। और ना सिर्फ गाने लगाता हूँ, बल्कि गाना जो भी उसके बोल होते हैं, उन बोलों को उसके साथ साथ अदा किया करता हूँ। तो वैसे ही शदीद सर्दी हो रही थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुसलसल गाने लगाने के साथ साथ गुनगुना भी रहा था। तो इसी गाना गुनगुनाने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ के साथ साथ किसी और की भी आवाज़ है जो मुझे सुनाई दे रही है। यानी जो भी गाने के अशार थे, जो भी शायरी थी, जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मेरे साथ साथ मुझे कभी कभी महसूस होता कि जैसे कोई जनाना आवाज़ है, किसी लड़की या औरत की आवाज़ है जो मुझे अपने साथ साथ महसूस हुआ करती है। अब पहले पहर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन कुछ देर तक मुसलसल जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो गाने की शायरी है, इसके बोल को अपनी आवाज़ में गाना शुरू करूँगा और गाते गाते एकदम से चुप हो जाऊँगा। अगर मेरी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ मौजूद होगी, तो वो भी मुझे सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने उस गाने के जो भी शेर थे, उन शेर को, अशार को पढ़ना शुरू किया या उन अशार को मैंने गुनगुनाना शुरू किया, तो मेरे साथ साथ मुझे एक ज़नाना आवाज़ दोबारा से महसूस होने लगी। लेकिन इस दफ़ा मैंने जानबूझ के एकदम से अपने जो अल्फाज थे या अपनी जो आवाज़ थी, उसको म्यूट कर दिया। अब जैसे ही मेरी आवाज़ बंद हुई, तो मुझे बाकायदा एक औरत के गाना गाने की आवाज़ आने लगी। अजीब बात ये थी कि ये जो गाना गाने की आवाज़ थी, ये मुझे अपने रूम के बिल्कुल बाहर की तरफ से सुनाई दे रही थी। यानी जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद था, इस कमरे से निकल के जो सामने गार्डन नुमा हिस्सा था, वो दिखाई दे रहा था और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कोई मौजूद है जो कि मुसलसल मेरे साथ साथ ये गाना गुनगुना रहा है। एक अजीब कन्फ्यूजन थी, समझ से बाहर था कि मैं वहाँ जाऊँ, जाके देखूँ या ना देखूँ। लेकिन खैर, ज़ाहिर सी बात है, मेरा घर था और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो ये सोचने के बाद मैं एग्जैक्टली अपने कमरे से बाहर निकला और सबसे पहले मेरी नज़र उस गार्डन नुमा एरिया में पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा जो आखिर में एक छोटा सा पीपल का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के बराबर में कोई खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है ये जो चेहरा है, ये बड़ा मानूस सा, जाना पहचाना सा चेहरा है और इस चेहरे को अब से पहले शायद मैं कहीं देख चुका हूँ। अब ये सोचने के बाद जब मैंने उस तरफ मज़ीद आगे बढ़ना बेहतर समझा, तो चलते चलते मुझे एकदम से अपने माजी के बारे में रिकॉल होने लगा। ऐसा लगने लगा ये वही चेहरा है जिस चेहरे को या जिस मुलाजमा को मेरे वालदेन हमारे घर में लेके आए थे और जिस औरत ने काफ़ी अरसे तक हमारे घर में हमारे घर वालों की खिदमत की थी। और एक दफ़ा वो जो लंबे हाथ होने का वाक़या था, वो मेरे साथ इसी औरत के चेहरे में या उसी के रूप में पेश आया था। भला ये औरत जो कि किसी भी तौर इस दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती, ये यहाँ पे हमारे घर के अंदर वो भी दरख्त के बराबर में क्या कर रही थी,
اور بھلا یہ عورت وہی تھی یا اس کے روپ میں کوئی ایسی مخلوق تھی جو مجھے ڈرانا چاہتی تھی؟ خیر اللہ جانتا ہے کہ میں چلتے چلتے ایک دم سے نہ صرف رکا بلکہ میں نے زور زور سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا جیسے میرے آیت الکرسی پڑھنے پہ اس کو ہرگز یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ اس نے عجیب سے غصے کے سے انداز میں میری طرف دیکھنا شروع کیا اور ایسا لگا جیسے ایک دم سے اس کی آنکھوں سے لال روشنی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لال انگارے نما روشنی مجھے دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنکھ برسنا شروع ہو چکی ہے اور شاید اس کو کسی طور بھی میرا یہاں پہ آیت الکرسی پڑھنا اچھا نہیں لگا ہے۔ خیر میں نے پہلی بار، اس کے بعد دوسری بار اور پھر تیسری بار مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کو جاری رکھا۔ اللہ جانتا ہے کہ دیکھتے ہی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لمحات کے اندر اندر یہ جو عورت تھی یہ دھواں بن کے میری آنکھوں کے سامنے تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس عورت کا یا اس ملازمہ کا اتنے عرصے بعد ہمیں دوبارہ سے دکھائی دینا، اور نہ صرف دکھائی دینا بلکہ اس طرح سے غصے کا اظہار کرنا، یقیناً یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ عورت یہاں سے غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد سے اب تک میں مسلسل اس بات کا دھیان رکھا کرتا ہوں کہ صبح فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کا مکمل طور پہ حصار کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں پہ دم درود کرتا ہوں تاکہ ان کا سامنا اس طرح کی مخلوق سے کبھی بھی زندگی میں نہ ہو سکے۔ یہ اسٹوڈیو ہمیں قاسم صاحب نے مٹیاری سے شیئر کی ہے۔ یہ بتاتے ہیں بیسیکلی یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اب سے تقریباً 24-25 سال پرانا ہے۔ اس دور میں یعنی 2001-2002 میں انہوں نے مٹیاری کے اندر یعنی اس سے متصل ایک جگہ پہ ایک CNG اسٹیشن کھولا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو مٹیاری شہر ہے، اس شہر سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں یعنی ہائی وے کی طرف آتے ہیں تو ایک بیچ کا حصہ ہے جو مکمل طور پہ درختوں پہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے جنگل پہ مشتمل ہے، اور اس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت موجود ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ ایک CNG اسٹیشن کھولا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ راستے میں جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ جو قریب میں ہائی وے موجود ہے وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آنے کے بعد اپنی گاڑی میں CNG ڈلوائیں اور یہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ ان کے اطراف میں یعنی 4-5 کلومیٹر تک کوئی بھی CNG اسٹیشن موجود نہیں تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو CNG اسٹیشن جس جگہ پہ کھولا گیا ہے یہاں پہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب جہاں تک دن کا تعلق ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ دن میں میرے پاس 3 لڑکے موجود ہوا کرتے تھے، جبکہ اگر آپ رات کی بات کریں تو رات میں میں ہوتا تھا، میرے علاوہ ایک گارڈ ہوا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھولی بھٹکی گاڑی اگر یہاں پہ آ جاتی تھی تو ہمارا کام چل جاتا تھا، ادروائز یہ جو رات تھی یہ سو کے گزارنی ہوتی تھی۔ شروع میں جب ہم لوگوں نے وہاں پہ کام اسٹارٹ کیا تو واقعی میں دن کے اندر جو رسپانس تھا وہ بہتر تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کام چلنے والا ہے، لیکن جیسے جیسے اندھیرا ہونا شروع ہوتا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو جاتی تو ویسے ویسے آہستہ آہستہ کر کے ایسا لگتا جیسے مکمل طور پہ خاموشی ہو چکی ہے اور شاید ہم کسی واقعی میں بہت بڑے جنگل کے درمیان موجود ہیں۔ کبھی کبھی اکا دکا رات میں کوئی کسٹمر آ جاتا تو تھوڑی بہت سیل ہو جایا کرتی تھی۔ خیر شروع میں تقریباً 15-20 دن تک ہم لوگ کوشش کرتے رہے، ہم نے مختلف بورڈز وغیرہ بھی لگوائے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی کی کہ کسی بھی طرح جو بھی ہائی وے سے گزرا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہاں پہ متوجہ کیا جا سکے۔ میرا پلان یہ بھی تھا کہ اگر وہاں پہ کام چل جائے گا تو رات میں اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا ہوٹل یا چائے کا کیفے کھول لیا جائے گا، کیونکہ اکثر لوگ سفر کرتے ہوئے جب تھکان محسوس کرتے ہیں تو وہ چائے پینے کے لیے ایسی جگہوں کی تلاش کیا کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے معاملہ سردیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو ویسے ویسے اب ایسا لگنے لگا تھا جیسے رات میں کسٹمرز نے آنا بالکل ختم کر دیا ہے، اور واقعی میں جب دسمبر شروع ہوا اور شدید سردی کا آغاز ہوا تو 5-6 دن تک رات کے اوقات میں یعنی مغرب سے فجر تک کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا کرتا تھا،
तो अब मुझे लग रहा था कि मैंने अपने साथ जो एक गार्ड रखा हुआ है, शायद उसको भी मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। बेहतर ये है कि इसकी छुट्टी कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने उस गार्ड की छुट्टी की तो उसके बाद पूरी पूरी रात के लिए उन सर्दियों में मैं अकेला अपने इस सीएनजी स्टेशन पे अपनी ड्यूटी अंजाम दिया करता था। वैसे ही एक रात थी, मेरा ख्याल है कि 16 या 17 दिसंबर की रात थी। शदीद सर्दी हो रही थी और मेरा ख्याल है कि चांद की भी 12 या 13 तारीख थी। इत्तफाक से हमारे एरिया में या हमारे गांव में एक दिन पहले से ही लाइट मौजूद नहीं थी और हमें बताया गया था कि लाइट आने में मज़ीद 1 या 2 दिन लग सकते हैं। मैं चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे सामने थोड़ी सी आग लगी हुई थी। उस आग के ज़रिए मैं अपने हाथों को, अपने जिस्म को सेक रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे राइट साइड पे, यानी जहाँ पे बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं या जहाँ पे खेत मौजूद हैं, उन खेतों की तरफ से या उस रास्ते से कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। शुरू में ऐसा लगा जैसे कोई एक फर्द है जो आगे बढ़ता चला आ रहा है, जैसे कि आमतौर पे गांव के अंदर लोग चादरें ओढ़ के सर्दी से बचने की कोशिश किया करते हैं। तो वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर्द है जो उधर से मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो वजूद आगे आया तो मैंने देखा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे शायद कोई बच्ची मौजूद है और वो बच्ची भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती चली आ रही है। मजीद करीब आने पे मुझे पता चला कि ये एक औरत है और शायद ये अपनी बेटी के साथ सफ़र में है या रास्ते में यहाँ से गुजर रही है। अब हैरान कुन बात यह थी कि हमारे गांव में या अतराफ के गांव में आमतौर पे जो औरतें हैं वो रात को सफ़र करने से परहेज़ किया करती हैं। मैं हैरान था कि पता नहीं इसके मर्द कैसे हैं, इसके घर वाले कैसे हैं कि इस औरत को, इस छोटी सी बच्ची की हमरा इतनी रात में अपने घर से सफ़र के लिए रवाना कर दिया है। अजीब बात यह थी कि मेरे सामने आग जल रही थी और मैंने देखा कि वो औरत और उसके साथ जो बच्ची मौजूद थी वो एक हद तक आगे आए और आगे आने के बाद मेरे राइट साइड पे जहाँ पे एक पत्थर का टीला मौजूद था, उस टीले के ऊपर बैठ के मुझे देखने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कौन औरत है और इसके साथ ये कौन बच्ची है जिनको मैं जानता तक नहीं, लेकिन ये मेरे अतराफ में या मेरे करीब आके न सिर्फ बैठ चुके हैं बल्कि मुसलसल टिकटिकी बांध के मेरी तरफ देखते चले जा रहे हैं। अब कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद मैंने एक लकड़ी उठाई जिसके ऊपर आग लगी हुई थी। मैंने सोचा कि इस रोशनी में या इस आग की रोशनी में आगे बढ़ता चला जाऊंगा और जाके देखूंगा या पूछूंगा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जैसे ही मैंने वो आग वाली लकड़ी उठाई और लकड़ी उठाने के बाद जब मैंने उस जंगल की तरफ या उन खेतों की तरफ चलना शुरू किया जिस रास्ते में वो औरत अपनी बेटी की हमरा बैठी हुई थी, तो जैसे जैसे मैंने आग के हमरा आगे बढ़ना शुरू किया वैसे वैसे ये औरत और इसकी बेटी पीछे होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये कोई खेल खेल रहे हैं या मुझे सरासर परेशान करना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो पीछे होते चले जा रहे थे। अजीब बात ये थी कि जब उन्होंने पीछे होना शुरू किया और जब इस आग की रोशनी में मेरी नज़र उनके पैरों पे या उनके चेहरों पे पड़ी, तो सबसे पहले जब मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि दोनों के जो चेहरे हैं वो ज़ख्मी चेहरे हैं। इन दोनों के चेहरों से खून निकल रहा है, जैसे कि किसी ने ताज़ा ताज़ा इनके चेहरों को नोचा हो, इनके चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। अब इसी दौरानी में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे और वो कुछ अजीब तरीके से टेढ़े अंदाज में न सिर्फ पीछे बढ़ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जितनी तेज़ी से मैं उसके करीब बढ़ता चला जा रहा हूँ वो उससे डबल रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब ये जो हिस्सा था जो कि जंगल नुमा हिस्सा था और खेतों के दरमियान मौजूद था, इस हिस्से के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे परदादा थे वो भी बताया करते थे कि कोशिश करो इस हिस्से में रात के औकात में जाने से परहेज करो, क्योंकि वो बताया करते थे कि इस हिस्से में रात के औकात में इस तरह की मखलूक़ात खुलेआम घूमा करती हैं और क्योंकि जब से ये दुनिया आबाद हुई है शायद तब से ही ये हिस्सा मुकम्मल तौर पे वीरान है, तो शायद इसीलिए इस हिस्से में, इन जंगलात में इस तरह की मखलूक़ात बहुत ज़्यादा आसानी के साथ देखी जा सकती हैं। खैर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जितना आगे बढ़ा वो उतना पीछे होती चली गई
اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے ہاتھ میں آگ موجود تھی اور اس طرح کی مخلوقات آگ سے ڈرا کرتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس رات میں نے آگ جلائی بھی تھی اور میرے ہاتھ میں آگ کی ایک لکڑی موجود تھی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میرا سامنا براہ راست اس مخلوق سے نہ صرف ہو جاتا بلکہ ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی 3-4 سال تک میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ وہاں پہ میرا CNG اسٹیشن کامیابی سے چل سکے، لیکن بس ایوریج معاملہ تھا، نہ زیادہ آمدنی تھی نہ زیادہ نقصانات تھے، جیسے تیسے کر کے گزارا ہو رہا تھا۔ اور فائنلی ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اس CNG اسٹیشن کو بند کرنا پڑا۔